हम सब इतने समझदार तो हैं कि हमें पता चल जाता है कि कौन हमारे साथ स्कैम कर रहा है और कौन नहीं। लेकिन इस मेडोव स्कैम ने आम आदमी के साथ साथ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और रॉयल फैमिलीज को भी नहीं छोड़ा। ये कुछ 2-3 हजार करोड़ का स्कैम नहीं था, ये पूरे 4.5 से 5 लाख करोड़ का स्कैम था। सही सुना तुमने, 5 के बाद 12 जीरो। His name, synonymous with fraud. Wizard of Wall Street ran a $65 billion scheme. Wall Street's biggest swindler ever, now behind bars. तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस स्कैम के पीछे किस किस का हाथ था और इसको कैसे अंजाम दिया गया। तो हमारी कहानी शुरू होती है बर्नी मैडोफ नाम के इंसान से। बर्नी मैडोफ यूएस के कैपिटल मार्केट में काम करते थे। तो अगर तुमने स्कैम 1992 देखी है तो तुम्हें पता होगा कि कैपिटल मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट की घंटी बजती है ना रोज, उसी के साथ मेरे नाम का डंका भी बजता है। ये वो जगह है जहाँ पर बायर और सेलर साथ में आते हैं स्टॉक्स का, बॉन्ड का या फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदने या फिर बेचने। इसी मार्केट में बर्नी मैडोफ भी काम करते थे। अब 1960 में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लेने के बाद मैडोफ साहब ने बर्नेट एल मैडोफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी LLC नाम की इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट करी। तो इनिशियल डेज में बर्नी मैडोफ ने अपनी फर्म के थ्रू पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। बेसिकली उन कंपनीज में ट्रेड करते थे जिनकी शेयर वैल्यू $1 से कम होती थी। बर्नी मैडोफ के एक्सपीरियंस की वजह से इनके वॉल स्ट्रीट में काफी सारे दोस्त बन चुके थे जिनके पास अच्छी खासी वेल्थ थी। बर्नी उन्हीं लोगों का पैसा यूज करके ट्रेड करता था और उनको रिटर्न्स कमा कर देता था। बेसिकली यही कंसेप्ट था उनकी फर्म का। अब लोगों को पेनी स्टॉक का क्या मतलब है उससे फर्क नहीं पड़ता था, उनको सिर्फ फर्क पड़ता था कि बर्नी उनको कितने रिटर्न्स कमा कर दे रहा है। इसी तरह जो उनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया। बर्नी उन सभी का पैसा यूज करके ट्रेड करने लग गया और सबको रिटर्न्स देने के बाद अपने पास अच्छा पैसा बचाने लग गया था। इस टाइम बर्नी के बाद काफी सारा पैसा इकट्ठा होने लग गया था। इस टाइम बर्नी के पास इतना ज्यादा पैसा आने लग गया था कि उन्होंने लोग कम कर दिए कि मैं सिर्फ अब सिलेक्टिव लोगों का ही काम करूंगा, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों से ही पैसे लूंगा। और इस वजह से उनकी जो इमेज थी मार्केट में वो और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि काफी लोग चाहते थे कि बर्नी उनका पैसा यूज करके ट्रेड करे, लेकिन उन्होंने ही खुद ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी कि मैं सबका नहीं करूंगा। अभी तक तो कहानी में तुम्हें ऐसा ही लग रहा होगा कि एक आम इंसान है और वो काफी अच्छा पैसा भी कमा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता है और ये इन्वेस्टमेंट फर्म धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है एक पोंजी स्कीम से। There is no way you can run a $50 billion Ponzi scheme and not have anybody else know about it. देखो, नॉर्मली पोंजी स्कीम में बहुत ज्यादा रिटर्न्स का प्रॉमिस किया जाता है, लेकिन जो बर्नी साहब थे वो सिर्फ 12 और 15% के बीच में एक कंसिस्टेंट रिटर्न देने की बात करते थे। इन जनरली क्या होता है, जो पोंजी स्कीम्स होती हैं वो 5-6 साल तक अच्छा पैसा कमाती हैं, खुद अपना हैवी बेस बनाएंगी और उसके बाद मार्केट से भाग जाएंगी, एकदम से गायब हो जाएंगी। बट ये पूरा जो स्कैम था ये 20 साल तक चला था। 20 साल तक लगातार लेजिमेट तरीके से लोगों को पागल बनाया गया। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि बर्नी मैडोफ को अच्छी खासी चलती इन्वेस्टमेंट फर्म को पोंजी स्कीम में बदलना पड़ा। तो ये बात है 1980 की, जब बर्नी साहब अच्छे रिटर्न्स दे रहे थे अपने इन्वेस्टर्स को और वो भी बड़ा खुश थे। लेकिन 1987 में मार्केट में एक क्रैश आया और इस क्रैश की वजह से बाकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट फर्म थी उन सबके जो रिटर्न्स थे वो डाउन चले गए। लेकिन बर्नी मैडोफ इतने ज़्यादा रेपुटेशन को लेके कॉन्शियस थे कि उन्होंने अपनी इस रेपुटेशन को बचाने के लिए जितना भी पैसा नए इन्वेस्टर से आता था वो पुराने इन्वेस्टर को एज अ रिटर्न दे देते थे और इसी स्कीम को यूज करके क्रैश के अंदर भी काफी अच्छा पैसा कमा कर दिया। अब बात ये हो चुकी थी कि स्टॉक गया तेल लेने, अब जो रिटर्न्स देंगे वो हम नए इन्वेस्टर्स के पैसे से देंगे। मतलब फुल ब्लोन पोंजी स्कीम चला रहे थे ये 2008 तक। और बर्नी के क्लाइंट, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि काफी सिलेक्टिव हो गए थे, तो इस वजह से उनके जो क्लाइंट्स थे वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे रॉयल बैंक ऑफ कनाडा, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, HSBC। अब तुम ये सोच रहे हो कि अगर वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे तो फिर ट्रांजैक्शंस कैसे दिखाते होंगे कि कोई कुछ खरीदा या कुछ बेचा है। तो ट्रेडिंग का जितना भी ट्रांजैक्शन का डाटा होता था वो 3 दिन बाद मेल पे सेंड करते थे। और तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हें साल का 15% फ्री का मिल रहा है तो तुम क्यों चेक करोगे कि तुम्हारे से कितना ट्रेड हुआ है या तुम्हारे अकाउंट में कितना ट्रेड लिया गया है। फर्क भी नहीं पड़ता कि पैसा आ रहा है तो आने दो। और ऐसा ही उन इन्वेस्टर्स को लगता था, उन्हें भी फर्क नहीं पड़ता था जब तक उनके अकाउंट में पैसा आ रहा है। लेकिन 2008 के बाद क्या हुआ? 2008 में अगर तुम थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ते हो तो तुम्हें पता होगा कि मार्केट क्रैश हुआ था। कंपनी का यही होता है भाई, एक बार गिरा ना, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया।
अब जब भी मार्केट क्रैश होता है तो एक फियर पैदा हो जाता है लोगों में। अब उस फियर की वजह से जितने भी इन्वेस्टर्स थे वो अपना पैसा बाहर निकालना शुरू कर रहे थे। तो इनके फर्म में भी इन्वेस्टर्स ने विड्रॉल की रिक्वेस्ट डाली, लेकिन विड्रॉल होता तब ना जब बर्नी के पास खुद के पास पैसा होता। और ये न्यूज जब बाहर आई कि बर्नी एक स्कैम कर रहे हैं, तब आधे इन्वेस्टर्स ने सुसाइड कर लिया। बर्नी मैडोफ का बेटा भी अपने डैड के स्कैम को हैंडल नहीं कर पाया और 2010 में उसने भी सुसाइड कर लिया। और बर्नी को अरेस्ट करने के बाद 150 साल की सजा सुनाई गई, मतलब एक तरह से लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट ही हो गया। ये स्कैम इतना ज्यादा बड़ा हो गया था कि लोग लिटरली सुसाइड कर रहे थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आते कि इतना बड़ा अगर स्कैम है तो 20 साल के अंदर किसी ने इस पे क्वेश्चन नहीं किया कि इतने क्रैशेस आ रहे हैं बीच में, वो अभी तक कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन था बर्नी मैडोफ की इमेज। इन्होंने यूएस के कैपिटल मार्केट में काफी टाइम तक काम किया और इस वजह से उनकी काफी इज्जत थी। नैस्डैक के डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा हाथ था और ये 3 साल तक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे नैस्डैक में। बहुत बड़ी बात होती है, तो इतने बड़े इंसान पर कोई शक कैसे कर सकता है। लेकिन कुछ लोग समझदार भी होते हैं। 2001 में कई सारे इन्वेस्टर्स ने SEC को कंप्लेन करी थी कि ये कोई ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ये एक पोंजी स्कीम चला रहे हैं। और उनमें से था एक फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हैरी मार्कोपोलिस, जिनके साथ YouTube पर एक 60 मिनट का इंटरव्यू भी अवेलेबल है। अगर तुम देखना चाहो तो तुम उसको देख सकते हो। Then again, June 2007, and finally, April 2008. और दूसरा सवाल ये था कि जितने भी इन्वेस्टर्स उनके ऑफिस में जा रहे थे, क्या उनको भी पता नहीं लग रहा था कि ये एक स्कैम हो रहा है। तो इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है कि उनके 2 फ्लोर पर उनके ऑफिस थे। जो 19th फ्लोर वाला ऑफिस था उसके अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा रखी थी, बड़े बड़े कंप्यूटर्स पड़े थे, उनके आगे लोग बैठे होते थे और उन लोगों का सिर्फ यही काम था कि सारा दिन कंप्यूटर की स्क्रीन को देखते रहना है, कुछ नहीं करना, क्योंकि ट्रेड तो हो नहीं रहा है, सिर्फ स्क्रीन के आगे बैठना होता था। और जब भी कोई इन्वेस्टर उनके ऑफिस में आता था तभी उसको ये लगता कि इतने बड़े बड़े जो स्क्रीन्स लगे हुए हैं, सच में कुछ बहुत हैवी ट्रेडिंग हो रही है यहाँ पर। लेकिन ऐसा तो कुछ था ही नहीं, जो असली काम हो रहा था वो किसी और ही फ्लोर पर हो रहा था। अब जो इंसान नैस्डैक का चेयरमैन रहा हो, सिक्योरिटी एक्सचेंज काउंसिल कमीशन उसी से एडवाइस लेती हो कि फ्रॉड्स को कैसे पकड़ा जाए, तो अगर वो फ्रॉड कर भी रहा है तो कोई उस पर शक नहीं करेगा। उनकी रेपुटेशन इतनी ज्यादा अनब्रेकेबल थी। 5 के बाद 12 ज़ीरोस, इतना बड़ा स्कैम। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था और मैं इस पे रील नहीं बना सकता था। अब चैनल है, इसके ऊपर हम नए नए टॉपिक्स पे बात करेंगे। जो टॉपिक्स पे डीप पे बात करनी चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए, वो हम यहीं पे बात करेंगे। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। हम हर हफ्ते एक डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर।